बच्चों, मैं संतोष कुमार साथी आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल मैजिकल फिजिक्स में। उम्मीद से होंगे सुरक्षित होंगे। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल और वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको क्यों पढ़ाया जाता है, क्या डेरिवेशंस होते हैं, सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। चूंकि नाम से ही स्पष्ट है, डाइपोल, डाई माने दो और पोल माने ध्रुव। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसमें दो ध्रुव होते हैं। दो ध्रुव किसके होंगे बच्चों? चूंकि हम लोग इस पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारी आधारित है वो पूरी की पूरी आवेश पर आधारित है, चार्ज पर आधारित है। इसलिए वो दोनों जो ध्रुव होंगे वो कौन कौन से होंगे? वो दोनों ध्रुव आवेश के होंगे। कौन कौन से आवेश होंगे? दो आवेश हम लोगों ने पढ़े थे, एक प्लस आवेश पढ़ा था और एक माइनस आवेश पढ़ा था। तो दो ध्रुव हमारे पास, दो आवेश होंगे, दोनों ही विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे। तो क्या होता है द्विध्रुव? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसमें दो विपरीत प्रकृति के आवेश तथा जिनके मान आपस में बराबर हों, ऐसे आवेशों को बहुत पास पास लाकर रख दें। अगर बहुत ही अल्प दूरी पर अगर हम लोग इनको लाकर रख दें तो ऐसे बने सिस्टम को, ऐसे बने निकाय को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि डिस्टेंस काफी ज्यादा दिखाई गई है। ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होती, यहाँ पर शो की गई है। एक्चुअल में ये डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, बहुत अल्प होती है। और इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 2L से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि 2L ही क्यों इसमें दूरी को बताया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान मान के विपरीत प्रकृति के आवेशों को बहुत अल्प दूरी पर रख दिया जाए, तो ऐसे बने सिस्टम को, ऐसे बने निकाय को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब जब वैद्युत द्विध्रुव होता है तो वैद्युत द्विध्रुव दोनों अलग अलग चार्ज दिए गए हैं, तो इनके अलग अलग चार्ज होने के कारण एक डायपोल मोमेंट भी आएगा। तो अगला टॉपिक होगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चूंकि बच्चों हम लोगों ने डायपोल को अभी पढ़ा है कि दो आवेश पॉजिटिव तथा ऋणात्मक, ये दोनों बहुत अल्प दूरी पर रख दिए जाएं, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L और दोनों के ही मान होंगे एग्जैक्ट इक्वल, समान होंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सबसे पहले तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है P से। ये एक सदिश राशि है बच्चों, तथा ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? इन दोनों आवेशों में से, ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश Q तथा दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P इजिकल टू आ जाएगा हमारा 2QL। इसका मात्रक होगा बच्चों कूलाम इंटू मीटर। इसकी विमा की अगर बात करेंगे तो आवेश की विमा होती है, कूलाम की विमा होती है AT और मीटर की विमा L। तो फाइनली इसकी विमा आ जाएगी LTA। LTA विमा होगी इसकी, P बराबर 2QL। अब बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव जो हम लोगों ने पढ़ा है, इस द्विध्रुव के कारण भी वैद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे कि जिस प्रकार से हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था, उसी प्रकार से अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो हमारा दो विभिन्न स्थितियों में होता है, दो विभिन्न स्थितियों में पाया जाता है। पहली स्थिति होती है अक्षीय स्थिति। तो पहला पॉइंट है बच्चों हमारा अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन सबसे पहले होती क्या है इसकी बात करेंगे। तो अगर हमारा कोई द्विध्रुव इस प्रकार से दे रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L है, तो इस द्विध्रुव के पैरेलल, इसकी एक्सिस के अलोंग अगर इसकी अक्ष के अनुदिश कोई पॉइंट दे रखा है तो वो पॉइंट, वो बिंदु हमारा अक्षीय स्थिति पर होगा। यानी कि इस एक्सिस पर, इस लाइन पर, जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूं, इस लाइन पर स्थित कोई भी बिंदु, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो,
इस साइड भी हो सकता है, किसी भी साइड कोई पॉइंट दिया गया है केवल और केवल इस लाइन पर, तो वो हमारा अच्छी स्थिति में कहलाएगा, एक्सियल पोजीशन पे कहलाएगा। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट होता है बच्चों निरक्षीय स्थिति में। निरक्ष क्या होती है? निरक्ष होती है परपेंडिकुलर एक्सिस। मतलब जो डायपोल मोमेंट डायपोल हमारा जो दे रखा है, इस डायपोल के मध्य बिंदु के लंबवत इस लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर दे रखा है, ये वाला, ये पॉइंट, ये पॉइंट नीचे भी दिया हो सकता है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे वो हमारे होंगे निरक्षीय स्थिति में होंगे, सारे के सारे बिंदु निरक्षीय स्थिति में होंगे। तो पहले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें कि अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर कितना होगा, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र किसके कारण बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के आइए बच्चों इसको डेरिवेशन करते हैं, इसका देखते हैं। तो सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई एक डायपोल दे रखा है, इसके बीच की डिस्टेंस 12 दे रखी है, एक आवेश इसका -q दे रखा है और दूसरा +q दे रखा है। इसकी एक्सिस के अलोंग, अक्ष के अनुदिश कुछ दूरी पर मध्य बिंदु से, हमेशा जो डिस्टेंस ली जाएगी बच्चों मध्य बिंदु से ली जाएगी, मध्य बिंदु से कोई r दूरी पर कोई बिंदु हमारे पास P दे रखा है, P पॉइंट दे रखा है। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसकी गणना करेंगे। तो हमारे पास बहुत ही आसान तरीका है जो हम लोग पहले से पढ़ते हुए आए हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना, वही तरीका हम लोग यहाँ पर भी अपनाएंगे। हम लोग अलग अलग इस आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, उसके बाद इस आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और दोनों ही आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र निकल के आएगा उसका सदिश योग कर देंगे। चूंकि बच्चों वैद्युत क्षेत्र हमारा जो होता है वो एक सदिश राशि होता है, तो इस पॉइंट पर आने वाले दोनों आवेशों के कारण निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र जो आएगा उसका सदिश योग कर देंगे। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा निकल के आएगा वो इस पॉइंट पर इस पूरे द्विध्रुव के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, मेन जो काम है वो ये है कि इन दोनों आवेशों के, इन दोनों पॉइंट्स यानी कि इस आवेश और इस पॉइंट के बीच की दूरी हम लोगों को पता होनी चाहिए कि दूरी कितनी होगी। तो हम लोगों को पता है कि ये दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस 2l है और ये इसका मध्य बिंदु है, तो यहां से ये डिस्टेंस l हो जाएगी और यहां से ये डिस्टेंस भी l हो जाएगी। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस r है बच्चों, तो इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस r है, ये l है, तो इस आवेश से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हमारी r - l हो जाएगी। इसको ध्यान से देखें, नोट करें, समझें अच्छे से। ये डिस्टेंस l है, ये टोटल r है, तो बची हुई डिस्टेंस हमारे पास r - l हो जाएगी। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम लोग इस आवेश से इस बिंदु तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें, तो यहां से लेकर ये r है और ये हमारी l है, तो ये टोटल जो हमारी डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी r + l। दोनों आवेशों से हमारे पास उस बिंदु तक की दूरियां आ गई हैं जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। अब हमें सिंपल फार्मूला लगा देना होगा। सपोज मान लीजिए इस आवेश के कारण, इस +q आवेश के कारण P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो E1 है, तो E1 हमारे पास आएगा 1/4πε0 Q/, दूरी का वर्ग होता है। दूरी कितनी है, r - l है। ये बहुत ध्यान से देखेंगे, r नहीं है अब दूरी हमारी, दूरी अब हमारी होगी r - l, क्योंकि r हमारी डिस्टेंस मध्य बिंदु से थी, इस आवेश से जो दूरी है वो है r - l। तो यहां पर r - l का होल स्क्वायर लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से बच्चों इस आवेश के कारण इस बिंदु पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे,
तो वो होगा E2 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बच्चों कितनी है, R प्लस L है, तो नीचे हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी कि यहां पर इस आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र आ गया, इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र आ गया, लेकिन नेट वैद्युत क्षेत्र हमारा घटाने से आएगा या जोड़ने से आएगा, ये हमको बताएगा इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, उसी प्रकार से इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, ये पता करना होगा। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश लाकर रख देते हैं, Q0 आवेश लाकर रख देते हैं और उस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को फाइंड कर लेते हैं। तो इस प्लस आवेश से इस प्लस आवेश पर जो लगने वाले बल की दिशा होगी वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, क्योंकि प्रतिकर्षण का बल लगेगा। सिमिलरली ये माइनस का चार्ज है और यहां पर ये परीक्षण आवेश प्लस का है, तो इस आवेश के कारण इस पर जो लगने वाला वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल होगा वो इस दिशा में होगा, क्योंकि आकर्षण बल लग रहा होगा, आकर्षण कर रहा होगा, इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होगा। तो दोनों दिशाएं आ गई बच्चों। अब हम लोगों को ये देखना है, आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो देख रहे होंगे कि ये एरो मैंने छोटा बनाया है और ये एरो मैंने कुछ बड़ा बनाया है। कारण स्पष्ट है कि इस आवेश से इस आवेश की दूरी कम है, तो जब दूरी कम होती है तो लगने वाला बल ज्यादा होता है, इसलिए मैंने इस एरो को बड़ा बनाया है। और दूरी बढ़ जाने से बल कम हो जाता है, तो हमारे पास ये छोटा एरो हमने बना दिया है, यानी कम बल लग रहा है। जाहिर सी बात है बच्चों, इस बिंदु पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक F1 हमारा ये वाला इस डायरेक्शन में लग रहा है और F2 ये लग रहा है। चूंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए जो कुल वैद्युत क्षेत्र आएगा वो दोनों को घटाने से आएगा। यानी कि F नेट की अगर हम बात करें, E नेट की बात करें वैद्युत क्षेत्र की, तो हमारे पास E1 माइनस E2 आ जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र की भी दिशाएं होंगी, जो बल की दिशाएं होंगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी। तो हमारे पास E नेट जो आएगा वो E1 माइनस E2 से निकल के आएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। E नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे की बात थोड़ा सा ऊपर से साफ करना होगा, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ई नेट निकालना है बच्चों। ई नेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमन राशि जो है उसको कॉमन ले लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये हमारे पास कॉमन है। अंदर हमारे पास बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। इस पूरे स्क्वायर को मैं सिंगल स्क्वायर में भी बंद कर सकता हूं, तो इसको हम टोटल स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आगे लिखेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर से स्क्वायर को खोल देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2QL माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2QL अपॉन, इसको बच्चों खोलेंगे तो आएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके आगे की बात करेंगे, इसको भी थोड़ा सा साफ करेंगे। इसके आगे बच्चों इसी को आगे बढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर का जो ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2QL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2QL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
ये भी एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2ql प्लस 2ql यानी कि 4ql। तो ये आ जाएगा 4rl, सॉरी बच्चों यहाँ पर r होगा rl, यहाँ पर भी आपका rl चलेगा। तो ये आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि l हमारे पास बहुत छोटा है, मैंने शुरुआत में द्विध्रुव पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था कि l जो डिस्टेंस होती है 2l हमारे पास जो होती है दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस वो बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो l हमारे पास r से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो इस l को हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास निकल के आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl अपॉन ये 0 हो जाएगा तो r स्क्वायर की पावर स्क्वायर बचेगा यानी कि r की पावर 4 आएगा और एक पावर कट जाएगी तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ql अपॉन r क्यूब। ध्यान से देखेंगे बच्चों तो इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और ये 2ql हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा जिसको हम लोगों ने P से डिनोट किया था। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों किधर आएगी, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि ये माइनस चार्ज है ये प्लस चार्ज है, तो यहां से इस पॉइंट पर P पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही थी वो इस डायरेक्शन में आ रही थी E नेट की डायरेक्शन। तो हम लोगों को पता है कि बच्चों अच्छी स्थिति में जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र आएगा उसकी दिशा सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होगी। तो ये है हमारा बच्चों अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र। अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र। अब हम बच्चों बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट के बारे में जिसमें होगा द्विध्रुव के कारण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले निरक्षी स्थिति की बात हम लोगों ने अभी की थी। निरक्षी स्थिति कौन सी स्थिति होती है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत रेखा जो खींची जाती है उस रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु हमारा किस स्थिति में होगा, निरक्षी स्थिति में होगा। तो एक डायपोल लेते हैं हम लोग, के बीच की डिस्टेंस 2l लेंगे, इसके मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा ये सपोज पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर हमको इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। तो सिंपल जैसा अभी हम लोगों ने किया था वैसा ही करेंगे। माइनस Q चार्ज ये है, ये पॉजिटिव Q चार्ज है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर लेंगे और इस पॉइंट पर दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र का सदिश योग ले लेंगे। जो भी आएगा वो इस पॉइंट पर नेट वैद्युत क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए इसके मध्य बिंदु से कुछ r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। चूंकि ये दोनों के बीच की दूरी 2l है तो इस मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी n और ये भी l होगी। ध्यान से देखेंगे आप लोग बच्चों, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज होगा, कर्ड होगा और इस कर्ड का जो मान आएगा वो हमारा आएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सिमिलरली ये भी हमारे पास l है और ये डिस्टेंस r है और एक ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ये डिस्टेंस भी हमारे पास होगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट। हमारे पास आवेश है प्लस q माइनस q और पॉइंट दे रखा है, दूरी दे रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो माना कोई बिंदु हमारे पास माइनस q चार्ज, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों आवेशों से
मिलाने वाली रेखा यहाँ पर खींच लेंगे तो उसकी दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो मान लीजिए माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पी पर जो कैलकुलेट करेंगे वो E1 है, तो E1 हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखेंगे इस आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र निकल आया है, इसका मान निकल आया है। अब हम इसकी डायरेक्शन की भी बात करेंगे अगर, तो डायरेक्शन कैसी होगी, यहाँ पर माइनस चार्ज रखा हुआ है, यहाँ जब टेस्ट चार्ज लाकर रखेंगे तो क्या होगा, ये आवेश इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस पर जो डायरेक्शन होने वाली है वो डायरेक्शन इस दिशा में होगी, एरो की डायरेक्शन में होगी, अपनी तरफ होगी, आकर्षित करने वाली होगी। सिमिलरली प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र अगर हम लोग कैलकुलेट करें E2 तो वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ये प्लस चार्ज है, ये भी पॉइंट यहाँ पर है, जो टेस्ट चार्ज लाकर जब रखेंगे तो इसमें प्रतिकर्षण होगा, तो डायरेक्शन हमारी कुछ ये आएगी। E1 की डायरेक्शन आ गई, E2 की डायरेक्शन आ गई। अब हमारे पास ये देखना है कि हम लोगों का इस पॉइंट पर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना निकल के आएगा। अगर हम बच्चों ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखने से पता चलेगा E1 और E2 के जो मान हम लोगों को मिल रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम मिल रहे हैं, बिल्कुल बराबर मिल रहे हैं, यानी कि E1 बराबर E2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो बात करेंगे, देखेंगे अगर हम लोग तो ये एंगल जो हमारे पास बन रहा है वो इस E2 के दो घटक हम लोग दो कंपोनेंट डिवाइड कर लेंगे, इस E2 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और लंबवत कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। तो E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा E2 sin थीटा। इसी प्रकार से बच्चों ये E1 जो है, E1 के भी दो कंपोनेंट होंगे और वो दो कंपोनेंट होंगे इसका इस डायरेक्शन में, चूंकि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो E1 का थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा E1 cos थीटा और थीटा की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा E1 sin थीटा। चूंकि E1 और E2 बराबर हैं तो यहाँ पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी बराबर होंगे, चूंकि विपरीत दिशा में है तो ये लंबवत घटक एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी कि इस पॉइंट पर, इस P बिंदु पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र आएगा, P बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र जो आएगा वो दोनों ही क्षेत्रों के समांतर घटक के द्वारा आएगा। E जो नेट होगा वो होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos। चूंकि E1 और E2 बराबर हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा। ये E नेट आ जाएगा बच्चों। E नेट का मान जब हम लोग लिखेंगे तो आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 हमारे पास लगा हुआ है तो 2 लगा देंगे, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट और उसका होल स्क्वायर इंटू कॉस। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। यहाँ से अगर हम लोग बात करें कॉस थीटा का क्या होता है, ये अगर थीटा एंगल है तो कॉस थीटा होगा R अपॉन कर्ण यानी कि लंब आधार बटे कर्ण यानी कि L अपॉन अंडर रूट। यहाँ से लिखेंगे चूंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका मान यहाँ पर रख देंगे तो इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, ऊपर से बच्चों जो भी लिखा हुआ है वो नोट कर लीजिए। इसके E नेट हमारे पास आएगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा बच्चों तो इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे इनटू कॉस थीटा का मान है बच्चों L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
इसके अंडर रूट को हटाएंगे बच्चों, इस पर पावर लगा देंगे 1/2। चूंकि ये पावर 1 है और इसकी 1/2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगी 3/2 पावर। तो टोटल हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। चूंकि ये l जो है हम लोगों ने पहले भी बात की थी, ये l हमारा r से बहुत ज्यादा छोटा होगा, इसलिए यहाँ पर भी हम इस l को इग्नोर कर देंगे। ऊपर वाली l को इग्नोर नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि ये मल्टीपल में है। ये वाली l एडिशन में है, इसलिए इस वाली l को इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql अपॉन r स्क्वायर की पावर 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा E नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql यानी कि T, ये हमारे पास वैद्युत विद्युत आघूर्ण होता है और R की पावर हो जाएगा Q। तो ये हमारे पास नेट फार्मूला आ जाएगा। और डायरेक्शन बच्चों क्या होगी, यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि E2 cos थीटा की डायरेक्शन ये है, E1 cos थीटा की डायरेक्शन भी यही है। तो नेट डायरेक्शन हमारे पास प्लस Q से माइनस Q आएगा। यहाँ पर बच्चों बहुत ध्यान रखना है, अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आती है वो हमेशा माइनस Q से प्लस Q की तरफ जाती है, जबकि निरक्षी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आती है वो हमारे पास प्लस Q से माइनस Q की तरफ जाती है। दूसरी बात विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वैद्युत क्षेत्र हमारा आ रहा था अच्छी स्थिति में, वो आ रहा था, हम लोग यहाँ पर दोबारा से लिख देते हैं, अच्छी स्थिति का वैद्युत क्षेत्र जो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3। ध्यान से अगर बच्चों देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वैद्युत क्षेत्र और इस वैद्युत क्षेत्र में एक हल्का सा डिफरेंस है, केवल यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है। यानी कि निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र जो आता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, निरक्षी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र आता है वो अच्छी स्थिति के वैद्युत क्षेत्र का आधा होता है। आधा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो लंबवत घटक हमारे हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो पहले ही कैंसिल आउट हो जाते हैं और वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस वजह से आधा वैद्युत क्षेत्र हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। हमारे पास केवल और केवल निरक्षी स्थिति का आधा ही वैद्युत क्षेत्र बचता है। यानी कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निरक्षी स्थिति के वैद्युत क्षेत्र का दोगुना होता है, अथवा यूं कहें कि निरक्षी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र आता है वो अच्छी स्थिति का आधा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, जो नोट पॉइंट में लिखने वाली बात ये है कि दोनों में ही दिशाओं का फर्क आता है। अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, जबकि निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव प्लस से माइनस की ओर होती है। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा बच्चों कि इस पूरे दोनों ही डेरिवेशन जो हम लोगों ने अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में बात की है, इन दोनों ही डेरिवेशन को हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे। एक जनरल फॉर्मूला ज्ञात करेंगे जिससे हम लोगों को कोई भी पॉइंट अगर दे रखा है स्पेस में, उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जहां पर भी कोई भी दिक्कत आती है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस ऑनलाइन स्टडी का इन लॉकडाउन के दिनों में फायदा उठा सकें। थैंक यू।